आज हमारे साथ न्यूज कनेक्ट पर श्री राजू रावल जी जुड़े हैं। राजू रावल जी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही एक समाज सेवक भी है। वो कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं और एक बिजनेसमैन भी है। तो आइए 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज कनेक्ट पर। आपके आप सभी कैसे हो? दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल आज ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आपका सबसे बड़ा की टेक अवे क्या रहेगा? इस देश के अंदर 370 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ने जो वोटिंग की है, वो एट पार जो परसेंटेज है, वो इंडिया के जो एट पार परसेंटेज है उसके साथ पैरेलल की हुई है। और मेरे ख्याल से जहां 10%, 5%, 19% मैक्सिमम वोटिंग होता था, वहां एट पार 54 से 60% तक गया। और मेरे ख्याल से मैं कहूंगा 2024 का सबसे बड़ा टेक अवे अगर कुछ भी होगा, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, उसने जो भारत के प्रति, मैं किसी गवर्नमेंट या इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत के प्रति कि हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र के प्रेमी हैं और हम इसी राष्ट्र को बिलॉन्ग करते हैं, इसका मैसेज उन्होंने वर्ल्ड को दिया है। और ये सबसे सराहनीय बात है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि 400 पार पर इस बार 400 पार पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स हो, बीजेपी खुद पार्टी हो या फिर आम जनता हो, सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार तो होकर ही रहेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 400 पार हो गए या 400 के नजीक हो गए, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं ऐसा एक कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड की किसी भी पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सिलेबस के अंदर ऐड करना चाहिए कि उन्होंने हाउस से ही डिक्लेयर कर दिया कि इस बार 370 सीट्स बीजेपी और एनडीए के साथ हम 400 पार करेंगे। ये एजेंडा सेट कर दिया। और आपको मैं बताऊं, 3-4 चरण जो चले, तब तक ये एक ही बात पे लगे रहे, 400 कैसा होगा, 400 कैसा होगा, 400 कैसा होगा। तो ये जो एजेंडा फॉलो किया इन्होंने, मोदी जी का और बीजेपी लेड एनडीए का, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया था। तो स्टार्टिंग ही अपोजिशन की रॉन्ग हो गई। तो वहां पे उनकी जो थिंक टैंक थी, मेरे ख्याल से बहुत ही कमजोर थी। और इसमें मोदी जी ने जो एजेंडा सेट किया था, वो उन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर करा है। इस बार के जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ये चौंकाने वाले होंगे, एनडीए के फेवर में होंगे। और जैसे मैं अभी इसको एलोबरेट करना चाहूंगा, अब जैसे हम देखने जाए क्या, पहले जैसे जो 2014 हुआ, तो बीजेपी वॉज अ पार्टी ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ। उसके बाद 2019 हुआ तो बीजेपी बिकम अ पार्टी ऑफ नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 2024 बीजेपी विल बी पार्टी ऑफ नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने साउथ में भी जोर लगाया है, इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे आई डोंट वांट टू टॉक यूपी, बिहार, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली भी हो गया उस कारण के लिए, और आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के प्रोविंस हो गए। ये बेसिकली वही पैटर्न में चलने वाले हैं। एक दो सीट यहाँ वहाँ, एक दो सीट यहाँ वहाँ, ज्यादा कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो मेरा जो आंकलन था कि बीजेपी कहाँ से ये नंबर लाएगी, जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो ये है। मैं चालू करता हूँ पंजाब से। आपको मैं बता दूं कि ऑलवेज जब भी ये अकाली के साथ लड़ते थे, तो इनकी एक दो सीट होती थी, इनको लड़ने के लिए 3 सीट मिलती थी और ये 2 सीट जीतते, तो इनका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा था। लेकिन इस बार जो है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। वहां पे आप पार्टी है जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी है, आउटगोइंग पार्टी है कांग्रेस जो उसके आगे उसका राज था, उसके आगे अकाली दल और बीजेपी रूल करते, लेकिन अकाली इस बार अकेली जा रही है और बीजेपी वहां पे। ये 4 दल है। वहां का गणित क्या होता था कि ऑलवेज वहां पे दलित जो फैक्टर था, ये ऑलवेज कांग्रेस के साथ रहता था। और आपको मैं बता दूं प्राची जी, आप सरप्राइज हो जाएगी कि बीएसपी की शुरुआत यूपी से नहीं हुई है। बीएसपी की शुरुआत कांशीराम राणा जी ने पंजाब से की है। ये बहुत कम लोगों के ध्यान में है। तो वो इतना बड़ा जत्था वहां पे है। तो जाट सिख और इनके बीच में हमेशा की वो एक दूरी रही है। वो दूरी के कारण हमेशा ये दलितों को लगता था कि ये जाट सिख हमसे हमेशा हमको अन्याय करते हैं, जो हमको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए होती है वो नहीं मिलता है। और सरप्राइजिंग इस बार ये सारे के सारे बीजेपी के खेमे में है। और जो हिंदू वोट्स हैं,
वो भी बहुत तादाद में बीजेपी के साथ है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ है, जैसे रानी जी करेंगी पटियाला से, अरविंदर सिंह की वाइफ है, सिद्धू साहब जो हमारे डिप्लोमेट थे, तो मेरे आंकलन से जो बीजेपी को हमेशा वहाँ 2 सीट आती थी। मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर कम से कम 5-1 सीट का इज़ाफ़ा होगा। मीन्स बीजेपी कहीं न कहीं 7-1 सीट के पास जा सकती है, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन मैं बड़ा रीज़नेबल रहूँगा। और सबसे बड़ा जो लॉस होने वाला है वो अकालियों को होने वाला है। अकाली के खेमे में एक सीट भी आ जाए तो अकाली शुड फील हैप्पी अबाउट इट। तो ये ओवरऑल जो चित्र है, जो बोलते हैं ना कहाँ-कहाँ से सीट आएगी, तो हम उसी पे अभी बात करेंगे। पंजाब में बीजेपी की स्थिति इस बार मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है और बेटर है। अभी मैं इससे नेक्स्ट स्टेट आता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेट जो है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट मेरे लिए इस बार जो है, वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का हम जब भी होमवर्क करते हैं तो तमिलनाडु की एक पैटर्न होती है, वो आधा अधूरा नहीं देता है। वो हमेशा मैंडेट एक साइड ही देता है। 2014 में आप देख लीजिए तो ऑल अन्ना डीएमके को जयललिता जी को दिया था पूरा पूरे का पूरा मैंडेट। 2019 में डीएम को दे दिया पूरे का पूरा। अब ऑल अन्ना डीएमके जो पार्टी है वो 2 पे टूट गई है। ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं है, जो स्टेट लेवल का इतना कोई प्रोमिनेंट लीडर रह नहीं गया है। करुणानिधि के जाने से डीएमके वो वाला नहीं रहा जो डीएमके पहला होता था। और कहीं न कहीं अभी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था और बहुत अच्छी तरह से इसको अन्नामलई साहब ने फिल किया हुआ है। एक तो आईपीएस रैंक के ऑफिसर रह चुके हैं और उन्हें जो अखी पदयात्रा की जो तमिलनाडु के अंदर और जो उनको वहां से प्रतिसाद मिला है, वो आप बिलीव ही नहीं कर सकते, इतना था। प्राची जी, मैं एक आज कहने जा रहा हूँ आपको चीज, यू वोंट बी शॉक इफ दे 39 में से 20 सीट भी अगर आ जाए तो आप शॉक मत होइएगा। अंडर करंट इतना स्ट्रांग है वहां पे तमिलनाडु। सर, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि तमिलनाडु के अलावा आपको क्या लगता है एनडीए का, बीजेपी का क्या हाल है साउथ इंडिया में? जैसे तमिलनाडु में 0 सीट थी, वहां पे अच्छा गेन होने जा रहा है। फिर उसके बाद केरला है, वहां पे 0 है ये। वहां पे कम से कम 2 सीट। मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर हार रहे हैं, ये आप अंडरलाइन करिएगा मेरा स्टेटमेंट। तो चौंकाने वाली वहां बात से है। और त्रिशूर, ये दोनों सीट बीजेपी को 100% मिलेगी और हो सकता है एक आधा सीट और इजाफा हो जाए। तो केरला में शुभ शुरुआत होगी 0 से 3 की। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश। इस बार जगन रेड्डी के लिए बहुत ही अच्छे संकेत नहीं है, अच्छे समाचार नहीं है, क्योंकि जगन रेड्डी की पार्टी में भी बहुत सारा असंतोष है। और दूसरा जो प्रॉमिस किया था, इतने प्रॉमिस हुए भी नहीं है। तो जगन रेड्डी के पास उस टाइम 48 या 49% वोट शेयर था और मेरे ख्याल से चंद्र नायडू बाबू के पास 38-39% लास्ट टाइम था। तो इस टाइम का कम से कम 3 से 4% वोट शेयर जगन रेड्डी का गिरेगा, क्योंकि किस सिस्टर घर परिवार में भी हुआ है, कुछ एमपीज भी पार्टी छोड़ के गए हैं। और यहाँ पे चंद्रबाबू के साथ बीजेपी जुड़ी है और पवन कल्याण जी जुड़े हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन इज अ लेथल कॉम्बिनेशन वहां जीतने के लिए। वैसे एनडीए के लिए चंद्रबाबू नायडू लोकसभा में भी 17 सीट के आसपास का प्रोजेक्शन है और मेरा मानना है कि बीजेपी को कम से कम यहाँ पे 3 सीट मिलेगी और मैक्सिमम 4 सीट तक बीजेपी जाएगी। तो आंध्र में भी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद दूसरा एक स्टेट आता हूँ जहाँ के बीजेपी, तेलंगाना, जहाँ पे 4 सीट बीजेपी की थी। और जिस तरह से बीआरएस के ऊपर जो एलिगेशंस हुए और बीआरएस इस बार इलेक्शन में दिख ही नहीं रही है, उसका एडवांटेज बहुत सारा बीजेपी को जा रहा है। और ये एडवांटेज जो बीजेपी को जा रहा है, तो 4 से लेके ये 10 या 8 सीट, ये बहुत बड़ा स्कोर होने जा रहा है बीजेपी का। मैक्सिमम ये 10 तक पहुंच सकती है और मिनिमम टू मिनिमम 8 तक पहुंचेगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो हमने जो बात की कि तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, जहां पे बीजेपी की 0 सीट होती थी, अगर आप मिनिमम भी पकड़ लो तो बीजेपी इज गेनिंग नॉट लेस देन 15 टू 17 सीट्स। अगर अपन पोल प्रिडिक्टर की बात सुन ले तो, जो हमारी बात सुन ले तो मीटर अलग ही है, लेकिन अगर उनकी बात मान ले तो 15 से 17 सीट का इजाफा वहां पे है। और अब हम आते हैं कर्नाटका के अंदर। इलेक्शन से पहले डीके शिव कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यस, थिंग्स आर नॉट ऑल वेल इन कांग्रेस। ये उन्होंने खुद ऑफिशियल लाइन पे टो किया है। और दूसरा एक स्टेटमेंट ऐसा था मेरे ख्याल से उनके डीके शिव कुमार के भाई सुरेश का ही था कि अगर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लोकसभा से तो सीतारामैया हैज टू रिजाइन। तो आप मुझे प्राची जी बताइए, जब ऐसी बात है और डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है,
तो वो क्यों जीतने देंगे सिद्धरामैया को, वो हराएँगे ताकि उसको राजीनामा देना पड़े और डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ओवरऑल देयर इज़ लॉट ऑफ इनफाइटिंग इन कांग्रेस। दूसरा, जो असेंबली के अंदर इन्होंने जो फ्रीबीज और जो प्रॉमिसेस की थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन कर्नाटक। तो उसकी वजह से जो डिसइल्यूशन हो गया है। तीसरी, मुस्लिम तुष्टीकरण की रीति, मुस्लिम अपीसमेंट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से वो बच्ची का मर्डर हो गया, जिस तरह से वो शॉपकीपर हनुमान चालीसा बोल रहा था और अटैक हो गया, तो इसको भी बीजेपी ने अच्छी तरह भुनाया है। यू सी, इसके एडवांटेज बहुत अच्छे लिए हैं। और फिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जनता दल एस वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे देवगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब। नॉर्मली उनके वोट शेयर 14-15% के आसपास रफली रहते थे। अगर उसमें से कुछ परसेंटेज काट भी दो, वो जो उनका ग्रेट ग्रैंडसन के लिए जो हुआ है, अगर 7-8-9% भी ऐड हो गए बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी मेरे ख्याल से इसके अंदर लास्ट टाइम वाला ही परफॉर्मेंस करेगी। मेरे को कुछ इसमें लॉस दिखता नहीं है। तो ओवरऑल साउथ के स्टेट के अंदर जहां पे बीजेपी की इतनी तूती नहीं बोलती थी, बीजेपी की बोलबाला नहीं थी, वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। और एक स्टेट में प्राची जी आपको बताऊं जहां से बीजेपी गेन करने वाली है, वो उड़ीसा। मेरा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नवीन पटनायक के सामने जा रहा है। और एक एलिगेशन है कि इनके आईएएस, जो एक रिटायर्ड आईएएस है जो इनका उड़ीसा चलाते हैं, और दूसरा जगन्नाथ मंदिर के आसपास की जमीन में जो अतिक्रमण हुआ है और उसके दूसरे खजाने की एक चाबी मिसिंग है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है और एक पुजारी के पास होती है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस इलेक्शन के अंदर, और उसके अंदर उनको बड़ा लॉस होने जा रहा है बीजेडी को, और बीजेपी को उसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी यहाँ मैक्सिमम जाएगी, इस बार 14 से 15 सीट तक जाएगी। तो ये जो स्टेटिस, मैंने जो स्टेट आपसे बात की, यहाँ पे जनरली बीजेपी इज नॉट इनटू द नंबर 1 पोजीशन, वहाँ पे नंबर 1 आ रहे हैं। अभी मैं समझ सकता हूँ आपकी इंतजार कहाँ है, वो है वेस्ट बंगाल पे। मैं समझ रखता हूँ कि आप वेस्ट बंगाल जानना चाहती है। मैं वहाँ पे तो आ रही वेस्ट थी बंगाल, बिल्कुल। हाँ जी, 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 जी। तो वेस्ट बंगाल जहाँ पे लास्ट टाइम बीजेपी 18 सीट्स थी और ममता दीदी 22 थी, बहुत बड़ा डेंट मारा था बीजेपी ने वहाँ पे, 2 से 18 सीट हो गई थी। इस बार ऐसा अनुमान है कि मिनिमम 24 सीट और मैक्सिमम 27 सीट तक बीजेपी जा सकती है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। जो ओवरऑल मिस हैंडलिंग हुई है, संदेश खाली से लेके ओवरऑल जो ममता दीदी से जो हैंडलिंग हुई है, उससे अब लोग डिसइल्यूशन्ड है। नॉट ओनली दैट, विपक्ष के लोकसभा के लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब जाहिर मंच से बोलते हैं कि अगर आप मुझे वोट ना दे तो आप वोट टीएमसी को मत दीजिए, बीजेपी को दीजिए। इसमें कांग्रेस में भी बड़ा घमासान हुआ है खरगे जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में। तो जब ये पोजीशन हो जाए तो बीजेपी के लिए तो व्यारे न्यारे हैं वहां पे। मेरे एक स्टेट और है जिसके ऊपर बहुत ही विवाद चालू है, वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे नॉर्मली शिवसेना और बीजेपी का अलायंस होता था और ये बड़ा फेविकोल वाला जोड़ था, मजबूत जोड़ था। अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया फेविकोल का जोड़। जब भी आपने आपका मूलभूत जो मंत्र होता है जिसपे आपकी पार्टी सर्वाइव करती है, वो आपने छोड़ दिया। तो यही शिवसेना, जय भवानी जय शिवाजी हिंदुत्व के ऊपर टिकी हुई पार्टी, आज वही उद्धव ठाकरे आप मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर आ गया। तो ये इसमें क्या रिजल्ट आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को पता है क्या आने वाला है। और दूसरी एक बात बताऊं, कांग्रेस अपने वोट कभी भी शिवसेना को ट्रांसफर नहीं करेगी, ये बात मेरी लिख लीजिए। क्योंकि उनके एक प्रवक्ता है संजय राउत जी, उन्होंने जो इलेक्शन के अंदर जहां जहां कांग्रेस अपनी सीटें चाहती थी, वहां उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दी। उससे दोनों के बीच में बहुत बड़ा रोष है। उसके बाद प्रकाश आंबेडकर जी को कांग्रेस लाना चाहती थी अंदर, ताकि उनकी ताकत बढ़े। वो किस तरह से संजय राउत को, आंबेडकर जी ने अभी इंटरव्यू दी है कि भाई हम कैसे नाखुश हैं इनके साथ, और वो बाहर चले गए। तो ये सो जो गतिविधियां हुई है। और शरद चंद्र पवार, पवार साहब वो पवार साहब नहीं रहे जो कुछ साल पहले रहते थे। जाते हुए दिन एज उनके फैक्टर है, उसके साथ वो एमएलए का जो जथीरा था वो उनके साथ नहीं आया है। और कहीं ना कहीं मूवमेंट की अभी प्रॉब्लम है, एज और हेल्थ और ये सब। तो पवार साहब भी वो नहीं कर पाएंगे जो आगे करने के सक्षम थे। मैं तो यहां तक जाऊंगा कि पवार साहब का खाता खुले, एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो प्रिंसिपल मैं आपको स्टेट बता दिया, जैसे पंजाब हो गया आपका, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया,
आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, आपका उड़ीसा हो गया और अब हुआ आपका वेस्ट बंगाल। ये सारी जगहों के ऊपर जहाँ बीजेपी नंबर 1 पोज़ीशन में नहीं रहती थी, नंबर 1 पोज़ीशन में रहेगी। तो लास्ट टाइम का बीजेपी का स्कोर जो 303 था, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं जाके 345, 350 के आसपास रुकेगा। तो मेरे ख्याल से तकरीबन ये लोग 390, 392 के आसपास मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी और एनडीए वहाँ पे पहुँचेगी। और आपको अभी केरला का बोलते-बोलते मैं मिस कर गया, वायनाड के अंदर राहुल गांधी के लिए टफ डेज़ है वहाँ पे। क्योंकि वायनाड के अंदर जब लेफ्टिस्ट खड़े रहते हैं और राहुल गांधी खड़ा रहता है, तो हिंदू वोट भी लेफ्टिस्ट को नहीं जाता था, राहुल गांधी को जाता। इसके बाद बीजेपी ने अपना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी स्टेट प्रेसिडेंट को उतारा है। सारे हिंदू वोट वहाँ जाएँगे, उससे राहुल गांधी की दिक्कतें खूब बढ़ सकती है वहाँ पे। और इसके लिए राहुल गांधी के लिए वायनाड इस बार सेफ सीट नहीं है, इसलिए वो रायबरेली गए हैं। और रायबरेली में मैं भी आपको बता दूँ, वहाँ पे भी गुड न्यूज़ नहीं है राहुल गांधी के लिए। मेरा ये सवाल मेरा है, जब एक आप अभी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो कि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा लॉस क्या है 2024 चुनाव में? क्यों वो हारने वाली है? आप यहाँ बिल्कुल। पे ऐसा नैरेटिव बना रहे हो कि हम पाकिस्तान से सरहदें खोल देंगे, वाघा बॉर्डर खोल देंगे। हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। फिर आप डरा रहे हो कि एटॉमिक बॉम्ब उनके पास है। आप बताओ मुझे, मुझे दया आती है इनके जो थिंक टैंक है। अरे भाई उसके पास हुँ, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे पास क्या है ज़ाहिर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सशक्त राष्ट्र है बिल्कुल। आज। और मैं आपको बताऊँ मुझे पता नहीं इनके एडवाइज़र कौन है, लेकिन मैं रॉबर्ट वड्रा साहब की आज तारीफ़ करूँगा, फर्स्ट टाइम लाइफ़ में, कि उसने एक कमेंट दी है कि भाई मणिशंकर अय्यर, आपके साम पित्रोड़ा और दिग्विजय सिंह दे आर लाउड माउथ, दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। वो उसने कुछ प्रैक्टिकल अपना कमेंट दी है। एक बाकी किसी से नहीं आई है, ना जयराम रमेश, खाली एक ही बोलता है वी डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम देम। डिस्टेंस दूर करने से कुछ नहीं होता है, आप कड़क बोलिए। तो वो नैरेटिव जो सेट किया, उसके बाद क्या नैरेटिव हुआ, हम इनकी दौलतें बाँट देंगे, ये कर देंगे, 1 लाख रुपए जो फिज़िबल नहीं है। दूसरी कि ये बिल्कुल। आप ऐसा करते हो कि अगर हम पावर में नहीं आई, तो यहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो होती है, ये मैच्योर्ड पॉलिटिकल स्टेट्स में नहीं होती है। इसके लिए आपको कहीं न कहीं अच्छे थिंक टैंक रखनी चाहिए। और वो कांग्रेस जो सेक्युलरिज़्म की बात करती थी, आज वो कांग्रेस कम्युनल तो छोड़िए, आप कम्युनिस्ट पॉलिसी की बात करती है, उनके एडवाइज़र जो है, वो कम्युनिस्ट मेंटालिटी के आए हुए हैं। और बाकी के जो एडवाइज़र हैं, वो कभी एक पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, तो राज्यसभा के मेंबर हैं, ये सब एडवाइस करते, तो दैट वाज़ द मेजर रीज़न। और दूसरा जो मेजर रीज़न ये था कि आप इतनी सीट लड़ रहे हो, क्या प्रॉपर मैसेज नहीं दे रहे हो कि ये सीट, इतनी सीट लड़ने से हम पावर में आ सकते हैं। तो वो मैसेज पूरा नहीं गया। और तीसरी सीट आपको जिस तरह से अखिलेश यादव ने सीटें दी, जैसे खैरात में दे दी हो, आपको बिहार में जिस तरह से सीट मिली और जिस तरह से बाकी जब जगहों से आपको सीट मिली, कोई नहीं। और आपका अलायंस कैसा है कि आप आपके साथ दिल्ली में हैं, पंजाब में नहीं है साहब। केजरीवाल ने तो कह दिया, ये कोई हमारा परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, ये तो टेम्परेरी जोड़ है। तो अब मुझे बताइए क्या जी। मैसेज आप दे रहे हो? जी सर, बिल्कुल। तो मैं आपसे अंत में बस धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ न्यूज़ कनेक्ट पर जुड़े और हमें आपके एनालिसिस भी काफ़ी सही और सटीक लगे। उम्मीद है न्यूज़ कनेक्ट के दर्शकों को भी इतने ही पसंद आए होंगे। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।